भाई, और मैं शीतल भाई आपके पास आऊं। अरविंद जी बिल्कुल साफ कह रहे हैं, और वो मोदी जी को कोई छुपने की जगह नहीं दे रहा है। जैसे होता नहीं कि यहां छुप जाए, वो कह रहे हैं कि ये जो रुपया जो खराब कर रहा है, ये कोई ईरान वॉर से इसका नहीं है, ये उसके पहले ही आप वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ द एशिया था, ये वो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिख रहे हैं। और मैं ये मान रहा हूं कि ये सारे लोग जो लिख रहे हैं, शीतल जी, अगर आप बंगाल के बाद, इलेक्शन के बाद खास करके अगर देखना शुरू करिए, तो पेपरों में इस तरह के एडिटोरियल की अब बाढ़ आ गई है। पहले ये नहीं दिखते थे। पहले ये माना जाता था कि ये तो प्रोफेसर संतोष लिखेंगे या प्रोफेसर अरुण कुमार लिखेंगे, कुछ इस तरह के जो जो एक अपनी पोजीशन लिए हुए लोग हैं, इन लोग लिखेंगे। लेकिन अब तो उनके कैंप के लोग, जिन्होंने जिनको हम लोग आज भी मानते हैं कि उनका भी एक बड़ा योगदान है इकोनॉमी को यहां तक पहुंचाने में, उन लोगों को ही लग रहा है कि ये तो गलत हो रहा है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में आपसे, और भाई ये जरा प्रोफेसर संतोष अध्यापक है तो शायद नहीं कहा, ये थोड़ा मुझे इस पे भी एक वो है कि ये अनफॉलो तो नहीं करना चाहिए था, बाकी सब चीजें तो ठीक है। शीतल जी। आपके शुरू करने के बाद मैंने थोड़ा सा पूछा कि ये चैट जीपीटी और ग्रोक बताएं कि भाई क्या मामला है। तो वो कह रहे हैं कि जो मेलोनी है वो बहुत कम लोगों को फॉलो करती हैं, 50 के आसपास, क्लोज निट है। लेकिन उन्होंने पाया कि उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस में इस बात को अच्छे ढंग से नहीं लिया जा रहा है। वो जो टॉफी देने वाला प्रकरण था, उस पर भारत से एक पूरी बैराज, हमारे यहाँ आप जानते हैं कि एक लफंगों का आईटी सेल है, और उसमें लो आईक्यू और पुरुष प्रधान वृत्ति वाले लोगों की भरमार है। तो जिस तरह की भाषा और जिस तरह का मतलब इस व्यवहार वो लोग कर रहे थे, वो एक अलग तरह की, हमारे यहाँ तो चूंकि हर बात पुरुष प्रधान दृष्टि से देखी जाती है, जिसमें बहुत लेचरस आप कह सकते हैं उसे अंग्रेजी में, लेचरस एटीट्यूड रहता है। तो ये चीज वहां यूरोप में वो लोग फ्री लोग हैं और स्वस्थ लोग हैं मेंटली, तो वो उनको लगा कि ये कुछ ज्यादा बिलो द बेल्ट जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया है ग्रोक ने, मेरा कुछ कहना नहीं है, कि डोमेस्टिक इमेज मैनेजमेंट के लिए मेलोनी ने शायद ऐसा किया हो, चूंकि उनके कुल 50 के आसपास ही लोगों के साथ इस तरह की फॉलोअप वाली है लिस्ट। तो और चूंकि भारत से बहुत ज्यादा इस पर कमेंट आ रहे थे, पर्टिकुलरली मेलोडी वाले इशू से, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि न्यूसेंस हो रहा है, और उनकी ऑडियंस में इसको अच्छा नहीं लिया जा रहा था। जो उनके लोकल कमेंट्स आ रहे थे वो इसको पसंद नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने फिर शायद इसलिए अपने को इनसे विड्रॉ किया है, ऐसा ग्रोक का अनुमान है। मैं इसमें कुछ जोड़ घटा नहीं रहा हूं। और मैं, लेकिन जहां तक भारत के बारे में जो इसका अनुमान है, उससे मैं सहमत हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम लोग कितने सभ्य और सुसंस्कृत हैं, और स्त्रियों के बारे में हम किस तरह के विचार व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ आने वाले टूरिस्ट दुनिया में आबादी, साइज, ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम है। वियतनाम, कंबोडिया जैसे छोटे देशों में बहुत टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन वो उस तरह से उगल करते हुए करती हुई आंखों को, पुरुषों की आंखों को नहीं पाते, और न छेड़छाड़। दूसरे यहाँ जगह जगह बाथरूम वगैरह तक का भी इंतजाम नहीं है। स्त्रियां अगर सड़क पर है तो बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए नॉर्मल लाइफ बिहेव करना। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं। मुझे लगता है कि इनमें से क्या उसमें क्लिक किया मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर ऐसा कुछ रहा होगा जैसा इससे लगता है। तो हो सकता है कि कोई और बात हो तो वो क्लियर होगी, लेकिन अभी जो अनुमान है, अभी तो वो अनुमान इस दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। जहां तक आपने सुब्रमण्यम साहब के लेख के बारे में कहा, जो हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया है कि वो लगातार इस बात को कहने वालों में से, साफ लोगों में से रहे हैं, जो बताते रहे कि हमारे जो आंकड़े हैं विकास के, जीडीपी की दर वगैरह के, फज्ड हैं, और वो करीब 2-2.5 अंकों की वो कहते थे कि इसमें गलती है कैलकुलेशंस में। और उन्होंने तो इस पर काफी लंबा लिखा पढ़ा था इसके पहले भी, कई महीनों पहले या शायद साल भर पहले, और बाद में उसको सुब्रमण्यम स्वामी और अन्य लोगों ने भी आगे बढ़ाया था। तो वो अभी तो वो बहुत साफ साफ बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और ऊपर के इक्लॉन में जो आर्थिक मामलों के फैसले जहां हो रहे हैं, वहां सिर्फ तारीफ करने वाले गैंग की जगह ऐसे होने चाहिए जो साफ साफ बात कह सके।
उनका ये कहना है कि उसमें उन लोगों की जरूरत है जो इस समय की कठिनाइयों के बारे में, कमियों और उसके बारे में साफ साफ बात करें। और जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी मेजर बात जो कह दी है, टिल्टिंग द प्लेइंग फील्ड टुवर्ड ए फ्यू लार्ज कारपोरेट्स, ये है सबसे असली बात। यानी हमारा जो कारपोरेट सेक्टर है वो अब इस बात को साफ साफ समझ गया है। चाहे एनडीटीवी को जिस तरह से अधिग्रहित किया गया, जैसे एक कंपनी चेन्नई की थी उसको जैसे लूट के अडानी में मिलाया गया, जैसे बंबई का एयरपोर्ट लूटा गया और उसको अडानी में दिया गया, जिस तरह से सेबी वगैरह अडानी का संरक्षण करती है, जिस तरह से प्रधानमंत्री उन जगहों के दौरे करते हैं जहां अडानी को जिन देशों में कोई कठिनाई रहती है, जैसे हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह जितना एक्सपोजर उन्होंने अडानी की कंपनियों में दिया है, ऐसा नहीं कि ये सब बातें छुपी हुई रह जाती हैं, सबके दिमाग में ये सब बातें हैं। तो ये जो टिल्टिंग द प्लेइंग फील्ड टुवर्ड ए फ्यू लार्ज कारपोरेट्स है, ये हमारे पूरे कारपोरेट सेक्टर में जो खतरनाक बात पैदा कर रही है वो ये कि वो पैसा यहाँ अब नहीं लगा रहे। और हमारे यहाँ 2000 में जो करीब 17-18% हमारे कारपोरेट्स अपनी इकोनॉमी में लगा रहे थे, अभी 8-9% रह गया, घट के आधा हो गया है। क्योंकि और जबकि इस बीच उनका मुनाफा करीब 30% के आसपास रेगुलर बढ़ा है हमारे कारपोरेट जगत का, क्योंकि उनका टैक्स भी कम कर दिया गया है और अन्य सहूलियतें भी दी गई हैं। लेकिन वो यहाँ के वातावरण को इन्वेस्टमेंट के अनुकूल नहीं पा रहे और सब बाहर ले जा रहे हैं, अमेरिका में जाके घोषणाएं कर रहे हैं और बाहर पैसा रख रहे हैं। तो इससे सबसे जो एनवायरनमेंट बन रहा है वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है और ये कठिनाइयां वहां पहुंच गई हैं जहां से फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इतना सख्त लिखा है। उन्होंने ये बहुत सारे उन बिंदुओं पर उंगली रखी है जो हम लोग चर्चा करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को फेवर करता है हम बजट एलोकेशन में, और अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स के साथ भेदभाव करते हैं, जबकि अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऑब्वियसली हमारे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि तेलंगाना नंबर 1 है, तमिलनाडु नंबर 2 है, कर्नाटक नंबर 3 है, ये स्टेट्स जो है, महाराष्ट्र नंबर 4 है। अभी महाराष्ट्र विपक्ष के हाथ में चला गया, मतलब सत्तारूढ़ दल के हाथ में चला गया, लेकिन ये सब स्टेट्स जो है मेन कंट्रीब्यूटर है, लेकिन इनके साथ भेदभाव किया जाता है, ये भी उन्होंने लिया है। और दूसरे उन्होंने बहुत जबरदस्त लिखा है, वेपनाइजिंग स्टेट कोएर्सिव apparatus अगेंस्ट अपोनेंट्स एंड बिजनेसेस। ये देखिए जो मैं बात कह रहा था, जो ऐसा एनडीटीवी के साथ किया गया कि आपने सीबीआई ईडी वगैरह को लगा दिया, जैसा आपने वो चेन्नई की कंपनी के साथ किया, उसको बेचारे को 32 महीने जेल में रखा और बाद में ईडी का केस जो है खत्म हो गया कोर्ट में जाके। जैसे आपने उसके यहाँ छापे मरवा दिए जो बंबई के एयरपोर्ट का मालिक था, और जब उसने अपना एयरपोर्ट के राइट्स बेच दिए अडानी को तो सब खत्म हो गया। ये सब जो है, ये ओपन जो इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, ये कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट की सोचे। और इस चीजों को देख के कोई विदेशी कैसे हिम्मत कर सकता है? जब इंडियन कारपोरेट ही हिम्मत नहीं कर रहे हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की, तो कोई विदेशी कारपोरेट कैसे करेगा? तो नतीजा ये है कि सब तरफ से सूखा पड़ गया है और अब ये वहां उस जोन में पहुंच गए हैं जहां इनके चारों तरफ सिर्फ वाह वाह और करने वाले और झूठ बोलने वाले, झूठे आंकड़े बनाने वालों की फौज हो गई है और इकोनॉमी ध्वस्त होती जा रही है। और रुपए का गिरना आरबीआई की मदद से एक हद तक रोकने में सफल हुए, फिर भी गिर रहा है और उसमें भागदड़ मच सकती है जिस तरह की अर्थव्यवस्था इन्होंने जनरेट कर दी है। ये इस लेख का लबोलुबाब है और इसलिए उन्होंने कहा है कि जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स में बैठे हैं, तुरंत इसमें रेडिकल चेंजेस की जरूरत है, प्रोफेशनल लोगों की वहां उपस्थिति होनी चाहिए। और इस वर्तमान जो तंत्र बना हुआ है, ये तो भारत को गड्ढे में लेके जा रहा है।